हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए फटाफट। एक बार बता दीजिए दैट ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, बीच में आपके कुछ दिन सेशन नहीं थे, सो विल ट्राई टू कवर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नॉट गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ आपको पॉइंट्स याद दिला देता हूँ। हम लोग लास्ट सेशन पे जो चैप्टर अपना स्टार्ट किए थे वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट था, है ना। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर मैंने आपके नोट्स भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। क्या पॉइंट डिस्कस किया था मैं आपको फटाफट याद दिला देता हूँ। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पहले तो हमने विद इन द सेक्टर्स विद इन द इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर क्षेत्रों के प्रकार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने समझ लिया था। फिर हमने बात किया था फ्रेंड्स की इकोनॉमी में 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। 4 फैक्टर्स आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं फॉर प्रोडक्शन, जिसमें आपके क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स डिस्कस किया था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स इफ यू वांट टू डू एनी इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर आइटम, आप किसी भी तरह का आइटम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। एक हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ें जो नेचर ने आपको दे रखी है, जिसके लिए आप नेचर पर डिपेंडेंट है और प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका बेसिकली लैंड के अंदर आ जाएगा। दूसरा, आपको लेबर, जो भी आपकी कंपनी के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिक को छोड़कर कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लेबर कहलाते हैं। लेबर के अंदर स्किल, नॉलेज, टैलेंट, कोई फिजिकली काम करता है, कोई नॉलेज से काम करता है, कोई स्किल से काम करता है, सो बट एवरीवन इज बेसिकली अ लेबर, है ना। फिर उसके बाद आपको कोई भी काम जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो आपके यहाँ पर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ जिसने आपने लगा रखी जिससे आप प्रोडक्शन करोगे, वो सब आपका पूंजी कहलाएगी और इसमें आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जिस बंदे ने अपना दिमाग लगाया है कि इस तरीके से काम करना है, जिसका आइडिया है, जिसका जो है, जिसने टैलेंट अपना यूज़ किया है, जिसका दिमाग इसमें लगा है, उस बंदे को लास्ट में क्या मिलता है? प्रॉफिट। वो कहलाता है इंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर, इसी को हम कहते हैं। ये जो होता है आपका उद्यमशील व्यक्ति होता है। कंपनी के केस में ये कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने फ्रेंड्स इनकम की भी बात की थी, है ना। इनकम की भी बात की थी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर अगर आप कहें तो जो ये लैंड है इसके बदले हम क्या देते थे? रेंट। लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा। तो जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, जिसने अपना दिमाग लगा के कंपनी या इंडस्ट्री शुरू की है, उस बंदे को लास्ट में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली थी। इकोनॉमी में आपका 70% सिलेबस हो चुका है। इन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 70% सिलेबस वी हैव कवर्ड, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ, इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, है ना। चूंकि हम अल्टरनेट सेशन करें तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 मई तक आपका पूरा हो जाएगा जो है रूरल मार्केटिंग का सिलेबस। और हार्डली 1 वीक के अंदर, 1 to 2 वीक के अंदर आपका इंश्योरेंस पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स 25 मई तक मैक्सिमम, ना, अगर सब कुछ होके चलता रहा तो 25 मई तक आपका सिलेबस मैं पूरा कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में 1-2 घंटे के भी सेशन कर लेंगे, है ना। बट मई तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। मई के एंड तक आपका जून में पेपर होना है तो उससे 10 से 15 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो फैक्टर्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आप इनकम के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये हमने बात की, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, है ना। मैंने आपको बताया था 2 तरीके के फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के हिसाब से, और उसके हिसाब से हम पॉइंट्स को समझते हैं और कुछ हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए कम बैक करते हैं बोर्ड पर और बात करते हैं हम लोग
देखिए फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो दो तरह के फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलते हैं वेरिएबल फैक्टर, है ना, प्रवर्तनशील कारक, है ना। तो मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, हिंदी में आपके लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। सो वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनको हम जो है, अभी मैं बताता हूँ इसको, जिनको हम शॉर्ट रन पे आपको चेंज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएबल फैक्टर। और दूसरा हमें देखने को मिलता है फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा हमें देखने को मिलता है फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, अब ये दोनों देखिए चीज़ें असल में क्या होती हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर असल में क्या होता है ना, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स की बात करूं, वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म पर थोड़े समय के अंदर आपको चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे वेरिएबल फैक्टर्स अगर आप देखेंगे, जैसे आपका लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। और फिक्स्ड फैक्टर में आपकी लैंड हो गई, मशीन हो गई, एक्सेट्रा। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि ऐसे फैक्टर्स जिनको आप शॉर्ट रन पे चेंज कर सकते हो, शॉर्ट रन पे कम समय पर जो है चेंज कर दोगे, वो सारे आपके वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर काउंट हो जाते हैं, है ना। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, एक कंपनी है, मान लेते हैं अपनी, ये शायद मैंने इस तरह के पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत शायद बताए भी थे। एक कंपनी है आपकी, मान लेते हैं ये बनाती है मोबाइल, है ना, ये अपनी बनाती है मोबाइल। और ये कंपनी क्या करती है ना, हमारे पास 100 लेबर के साथ, 100 लेबर के साथ ये कंपनी एक महीने में जो है 1000 मोबाइल बनाती है ना। 100 लेबर के साथ ये कंपनी जो है एक महीने में 1000 मोबाइल जो है वो बनाती है। 1000 मोबाइल का क्या करती है, उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है ना, ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी के पास एक ऑर्डर आया, कंपनी के पास एक ऑर्डर आया, कंपनी के पास ऑर्डर ये आया कि सर एक काम करिए, कंपनी के पास ऑर्डर ये आया कि सर आप एक काम करिए, आप जो है हमारे लिए 10,000 मोबाइल बनाइए। 10,000 मोबाइल का कंपनी के पास ऑर्डर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के पास 10,000 मोबाइल का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। अब सवाल उठता है कि इस 10,000 मोबाइल का ऑर्डर कैसे पूरा किया जाए। ठीक है ना, थोड़े समय के अंदर, है ना, और ये 10,000 मोबाइल का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर अपने को पूरा करना है विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगले 2 महीने के अंदर ये हमें ऑर्डर करके पूरा देना है, 2 महीने के अंदर हमें ऑर्डर पूरा करके देना है ना, इन नेक्स्ट 2 मंथ, है ना, अगले 2 महीने के अंदर हमें ये ऑर्डर पूरा करके देना है। अपनी कंपनी की क्षमता क्या है, अपनी कंपनी के अंदर 100 लेबर काम करते हैं, एक महीने में 1000 मोबाइल बनाते हैं। ये अपनी इंडस्ट्री की क्षमता है, ये अपनी कंपनी की क्या है, क्षमता है, इसके पास ये पावर है। हमें करना क्या है, हमें 10,000 मोबाइल बनाने हैं, 10,000 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने हैं। ऑर्डर हमारे पास आया है 2,000, ऑर्डर हमें आया है 2 महीने के अंदर 10,000 मोबाइल बना के देने हैं। अब सवाल उठता है ये काम कैसे किया जाए। तो इसमें सीधी सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की क्षमता को, हम अपने आउटपुट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल फैक्टर्स जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें अपना उत्पादन बढ़ाना था, मना तो करेंगे नहीं, उत्पादन बढ़ाना था। 100 की जगह हमने मान लेते हैं 1000 लेबर काम पर लगा दिए, 1000 लेबर काम पर लगा दिए, 1000 लेबर काम पर लगा दिए, और हमने जो है अगले 2 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर अपने ये जो है 10,000 मोबाइल का ऑर्डर पूरा कर लिया, 10,000 मोबाइल का ऑर्डर पूरा कर लिया। मतलब क्या किया हमने, शॉर्ट रन पे हम किसको चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। शॉर्ट रन पर हम किसको चेंज करते हैं, जो परिवर्तनशील कारक हैं उनको बदलते हैं।
तो ये शॉर्ट रन का मतलब हुआ। शॉर्ट रन का मतलब कम समय के अंदर अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो हम भाई इन्हीं कारकों को, जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इन्हीं को बदल के काम कर सकते हैं। कि हमने कच्चा माल ज़्यादा मंगा लिया भाई, मोबाइल बनाने के लिए जो हमें कच्चा माल चाहिए था वो कच्चा माल हमने ज़्यादा मंगा लिया और हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए काम किया। तो आप क्या कर सकते हैं, कच्चा माल ज़्यादा मंगा लीजिए और यहाँ पर उत्पादन के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक। दूसरा है फिक्स्ड फैक्टर। मान लेते हैं अपने पास, देखिए थोड़े समय में जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे तो आप ये फिक्स्ड फैक्टर नहीं बदल सकते। क्या अपने को 10,000 मोबाइल बनाना है तो क्या नया प्लांट ही खरीद लें, क्या नई मशीन खरीद लें, क्या नई टेक्नोलॉजी तुरंत ला दें, क्या नहीं, ये संभव नहीं है। एक थोड़े समय के अंदर जब कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो अपने वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करके वो आउटपुट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ये वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं आपके इनपुट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके आउटपुट के। आउटपुट मतलब जो आप उत्पादन करेंगे। भाई 10,000 मोबाइल बनाने थे, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, कच्चा माल ज़्यादा मंगा लिया, 10,000 मोबाइल बना लिया। बाद में फिर से नॉर्मल कंडीशन आ गई, भाई 1,000 मोबाइल बनाने महीने के, फिर मजदूरों की संख्या कम कर देंगे, कच्चा माल कम मंगाएंगे, अपना काम होगा। और बिल्कुल 200 मोबाइल ही बनाने हैं और डिमांड कम है, आउटपुट कम चाहिए, तो और मजदूरों की संख्या कम कर देंगे और लेबर कम कर देंगे। अपना मतलब इनपुट प्रोपोर्शनल टू आउटपुट होता है। ज़्यादा हम इनपुट बढ़ाएंगे तो जनरली हमें आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिले, एक लिमिट के अंदर। इसके कुछ नियम है वो हम आगे बात करेंगे, बट एक लिमिट के अंदर ये काम होगा। ये बात देखिए सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं सही से, कि जो है शॉर्ट रन के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल फैक्टर पर फोकस करते हैं, जो हमारा परिवर्तनीय कारक है उस पर हम फोकस करते हैं, है ना, जो हम थोड़े समय के अंदर चेंज करके जिस पर काम कर सकते हैं। ठीक। एक दूसरा केस मैं आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ा हुआ। मान लेते अपनी वही कंपनी है, अपनी वही सेम कंपनी है ना। अपनी कंपनी क्या बनाती है, अपनी कंपनी के अंदर लेबर हैं, कुछ लेबर हैं, 100 लेबर हैं, और कंपनी क्या करती है, एक महीने के अंदर, एक महीने में जो है कितने मोबाइल बनाती है, 1,000। अपनी कंपनी जो एक महीने के अंदर 1,000 मोबाइल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, 1,000 मोबाइल बनाती है। ठीक। मान लेते हैं कंपनी के पास एक ऑर्डर आया, कहते हैं ना जैकपॉट है, बड़ा ऑर्डर आया। कंपनी के पास एक ऑर्डर आया कि अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने में, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर उसको जो है 1,00,000 मोबाइल, 1,00,000 मोबाइल का ऑर्डर पूरा करना। ऑर्डर है अपने पास अगले 6 महीने के अंदर, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर अपने को 1,00,000 मोबाइल का ऑर्डर पूरा करना है। ठीक। अब हमारे पास ठीक ठाक समय है। अब इतने समय के अंदर हम कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। कंपनी जो है हो सकती है नया लैंड वगैरह खरीद ले, है ना, नई लैंड खरीद ले, नई मशीन खरीद ले, है ना, नई मशीन खरीद ले, है ना। इसके अलावा हम साथ ही साथ क्या बढ़ाएंगे, लेबर भी बढ़ा दें, है ना, रॉ मटेरियल भी बढ़ा दें, कच्चा माल भी बढ़ा दें। इन सबको बढ़ाकर हम जो है अपना जो ऑर्डर है, अपना जो टारगेट है, आउटपुट जो पूरा करने का लक्ष्य है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जो आपके लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में मतलब अधिक समय पर हम क्या कर सकते हैं भाई, लॉन्ग रन पर हम वेरिएबल फैक्टर्स भी बदल सकते हैं और फिक्स्ड फैक्टर तो बदल ही सकते हैं। दोनों के दोनों को हम बदल देंगे। मतलब हम मजदूरों की संख्या अधिक बढ़ा देंगे, लेबर भी बढ़ा देंगे, मजदूर भी बढ़ा देंगे, नई मशीन ला देंगे, नई टेक्नोलॉजी ला देंगे और कंपनी के अंदर हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए था तो हमने अपने प्लांट मशीन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। पर इसमें एक समस्या हो सकती है, अगर आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को सही तरीके से बिना समझे बूझे बदल दें। जैसे आज आपके पास 1,00,000 मोबाइल का ऑर्डर आया तो आपने बड़ी मशीन लगा दी, बड़ा प्लांट ले लिया, बहुत सारे मजदूर लगा दिए, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स थे, आप जब उनको जो है आपका उत्पादन कम हुआ तो आपने वेरिएबल फैक्टर तुरंत कम कर दिया था। मतलब उत्पादन आपका कम चाहिए था, आउटपुट आपको कम चाहिए था, तुरंत आपने मजदूर कम कर दिए, कच्चा माल कम मंगाना शुरू कर दिया, काम हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पर आपके पास डिमांड कम आई, इस ऑर्डर को पूरा करने के बाद अब अगर आपके पास डिमांड कम आई तो आप क्या करोगे, फिर से जमीन बदल दोगे क्या, फिर मशीन निकाल के बेचने लगोगे क्या?
नहीं। इसका मतलब अगर कंपनी बिना समझे बूझे अगर अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को अचानक बहुत बड़े लेवल पर बदल देती है और उसके बाद उसके पास प्रोडक्शन आउटपुट की डिमांड नहीं होती है या आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब फिर कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसीलिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन स्केल करने के लिए बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना है, अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कि उसको वेरिएबल फैक्टर्स को बदलने पर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, या उसको जो है अपने फिक्स्ड फैक्टर पर जो उसके निश्चित कारक हैं उनको बदलने पर फोकस करना चाहिए। तो कोई भी कंपनी जब अपने आप को स्केल अप करती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, तो जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको पहले जनरली चेंज करने की कोशिश करती है। फिर अगर काम नहीं बनता, लॉन्ग रन पर अच्छी कंपनी के पास डिमांड है, तो आती है फिक्स्ड फैक्टर पर। ठीक, तो फिक्स्ड फैक्टर कब बदले जाते हैं? लॉन्ग रन पर, जब ज़्यादा समय आपके पास होता है। और जो आपका शॉर्ट रन होता है, कम समय पर, हम क्या करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स को बदलते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं? तो वेरिएबल फैक्टर कब बदला जाता है? शॉर्ट रन पर। वेरिएबल फैक्टर कब बदलते हैं? शॉर्ट रन पर, थोड़े समय पर, शॉर्ट रन पर। और फिक्स फैक्टर कब बदलते हैं? लॉन्ग रन पर। लॉन्ग रन पर तो फिक्स और ये वेरिएबल दोनों बदल जाते हैं। तो लॉन्ग रन पर फिक्स्ड फैक्टर, शॉर्ट रन पर वेरिएबल फैक्टर। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अभी ये कंसेप्ट हमारे बहुत आगे काम आने वाला है। ये कितनी बातें सभी को समझ में आ रही हैं? देखिए कितनी बातें सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको फिक्स फैक्टर और लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपको देखते हैं को मिलते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आपका इनपुट और आउटपुट में किस तरीके से रिलेशन होता है उसके बारे में हमने देखा, है ना। तो यहाँ पर दो इकोनॉमिक्स अगर देखें तो उत्पादन समारोह प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक फर्म के उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच का संबंध, है ना, कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और आपको इनपुट कितना लगाना पड़ रहा है। उत्पादन काम या प्रोडक्शन फंक्शन विशुद्ध रूप से एक तकनीकी संबंध है जो कारक इनपुट और आउटपुट को जोड़ता है ना। आप कितना इनपुट लगा रहे हैं और आपको कितना आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैंने अभी आपको बताया उत्पादन के कारकों का मैंने आपको वर्गीकरण करके बताया। एक निश्चित कारक होता है, फिक्स्ड फैक्टर होता है, दूसरा चर कारक या वेरिएबल फैक्टर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्पादन के जो निश्चित कारक हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, ये लॉन्ग रन पर चेंज किए आते हैं। यह उन अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने आउटपुट में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। इनके अलावा इन कारकों को आउटपुट वास्तव में शुरू होने से पहले स्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मशीनरी है, घर में शून्य उत्पादन पर स्थापित है। यदि कमोडिटी की अधिकतम 500 यूनिट का भी उत्पादन करता है तो भी इसका मतलब कि आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है, यूनिट के बीच की है और इसकी स्थिरता रहती है। तो मतलब अगर आउटपुट घटता बढ़ता है तब भी वो चेंज नहीं होगा, है ना। और परिवर्तनशील कारक क्या होते हैं? या उन अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जिसमें आउटपुट जैसे श्रम में परिवर्तन होता है। यदि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं तो कमोडिटी का आउटपुट को हम बढ़ाने घटाने की आवश्यकता होती, तो लेबर को बढ़ाना घटाना वो सब बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में बताया गया है। ठीक, तो वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर तो आपको मैंने बता ही दिया था, उसी को लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के समय में बताया गया कि लघु उत्पादन उत्पादन काम क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट
रन में आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसे काम करता है और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन कैसे काम करता है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्या याद रखना है, शॉर्ट रन में जब हम चेंज करते हैं, लघु समय में जब हम चेंज करते हैं तो केवल वेरिएबल फैक्टर्स को बदलते हैं, है ना, केवल जो परिवर्तनीय कारक है उनको बदलते हैं। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसमें सबको बदलते हैं, है ना, लेकिन आउटपुट गिरने के साथ वो आपके जो इनपुट फैक्टर हैं वो सारे के सारे कम होंगे, ऐसा नहीं है। वेरिएबल वाला तो कम हो जाता है, फिक्स्ड वाला नहीं कम होता, ठीक है, मतलब जमीनों में नहीं कम हो जाएगी। चलिए इसको देखते पढ़ते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। यही हमने देखा भी, शॉर्ट रन एक ऐसी अवधि है जिसमें कुछ चर कारक के इनपुट को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। अल्पावधि में स्थिर कारक स्थिर रहता है, मतलब जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहता है, और परिवर्तनीय कारक जो वेरिएबल फैक्टर है आउटपुट में परिवर्तन के साथ बदलते हैं। इसके लिए जब एक कारक की निश्चित कारक होता है तो दूसरा परिवर्तनशील होता है। तो इसमें एक हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील करेंगे। जैसे हमने देखा जमीन फिक्स थी, मशीन फिक्स थी, लेबर और कच्चे माल वगैरह हम बढ़ा घटा के अपना काम कर रहे थे। ऐसी एक हमने देखा लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देखेंगे, जब हमें लंबे समय में उत्पादन करना है तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल और फिक्स दोनों को बदल देंगे। तो लॉन्ग रन एक ऐसी अवधि है जिसमें सभी इनपुटों को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। लंबे समय में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और आउटपुट में बदलाव के साथ बदलते हैं, इसके साथ जब दोनों कारक परिवर्तनशील होंगे। ठीक, देखिए भाई इतनी बात सभी को समझ में आई है कि नहीं। जो मैंने बताया ये प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर यूज है ना, तो नोट्स आपके लिए मैंने धीरे धीरे मैं लगभग काफ़ी हद तक इसमें तैयार हो गया है। ठीक है, तो हर चैप्टर के लगभग जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। बट देखिए इतना बात समझ में आ रही सभी को। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक, देखिएगा क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं क्या है। जैसे ये अपने पास लैंड है, भूमि है ना, इसको हम जैसे मान लेते हैं ये 5 है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है या 5 एकड़ है मान लेते जमीन, ये अपनी फिक्स है। ठीक है, ये अपने पास फिक्स है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, ये हमारे पास फिक्स है। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म फैक्टर है ये फिक्स है। और हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर लेबर बदल रहे हैं। शुरुआत में अपने पास जो है लेबर, वो यहाँ पर 2 लेबर हैं, 2 लेबर हैं। तो देखिए असल में होगा क्या, पहले इस खेत के अंदर ये मान लेते हैं 5 यूनिट या 5 एकड़ जमीन है। इस 5 एकड़ जमीन में पहले 2 लेबर काम करते थे, तो मैं मान लेता हूँ कुछ आपको आउटपुट मिलता था, ठीक, कुछ और जो है उत्पादन मिलता था, मान लेते हैं 10 उत्पादन मिलता था, आउटपुट मान लेते 10 था, 10 यूनिट था, 10 था, आउटपुट मान लेते 10 था, समझने के लिए केवल। अभी देखिए जब 2 लेबर काम करते थे तो आउटपुट था आपका 10 का, ठीक। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद हमने लेबर की संख्या बढ़ा दी, लेबर की संख्या बढ़ा दी, 2 की जगह 3 लेबर कर दिया, तो 3 लेबर किया तो हो सकता है आउटपुट अपना 10 का 20 हो गया, ठीक। ऐसे अपने ने क्या किया, यहां पर 4 लेबर कर दिया, 4 लेबर कर दिया तो हमारा उत्पादन और तेजी से बढ़ गया, है ना, 10 से 20 हुआ था मान लेते हैं
20 से ये 40 हो गया, 20 से ये मान लेते 40 हो गया, मान लेते आउटपुट हमारा 20 से 40 हो गया, ठीक। लेकिन अब इसके बाद जब हम लेबर बढ़ाते हैं, है ना, तो इस जमीन पर अपने लोगों की कार्य करने की कुछ क्षमता होगी ना। जमीन तो उतनी है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है, अब इस पर काम करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक समय बाद क्या होगा, चौथे के बाद जब हम पांचवा लेबर लाएंगे, तो पांचवा लेबर लाएंगे तो हमारा आउटपुट बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। ये पता चला 40 का बस 50 हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या है, देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा, इससे हम लोग आगे ग्राफ वगैरह बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा टोटल आउटपुट जो है, कुल उत्पादन जो है, टोटल आउटपुट, इसको टीपी लिख देता हूं, टोटल प्रोडक्ट, है ना, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिख देता हूं। आउटपुट समझिए, यहां पर ऊपर में लिख देता हूं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इसको लिखते हैं टीपी से। तो टोटल प्रोडक्ट ये अपना आउटपुट इस तरीके से है कि पहले 2 लेबर काम कर रहे थे तो 10 का आउटपुट था। टोटल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट कितने का था, 10 का था आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट मिलता था 10 का आउटपुट। 2 से 3 लेबर कर दिए तो भाई 20 का हो गया। 4 कर दिए 40 का हो गया। 5 का किए 50 का हो गया। 6 कर दिए तो पता चला ये केवल 55 हुआ। फिर इसके बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं, 7 कर दिए तो 55 की बजाय ये 55 ही रहा, ठीक है, 55 ही रहा। और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, 8 लेबर कर दिए तो मान लेते 55 की बजाय ये हो गया 50, ठीक। ऐसे ही मान लेते मैंने 9 लेबर कर दिए तो 50 की बजाय 45, ठीक। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए ध्यान से। देखिए आप अगर देखो ध्यान से यहां पर, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। जब हमने शुरुआत में 1 लेबर बढ़ाया था तो आपका यहां पर अगर हम देखें मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कितना अंतर आया, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको लिख देते एमपी से। तो पहला केस है 2 में 10 था तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो उतना ही है। याद करिए यूनिट में हमने ऐसे पढ़ा था जब हमने यूटिलिटी पढ़ा था। जब 2 से 3 लेबर हो गया तो यहां पर 10 से उत्पादन 20 हो गया। 10 से 20 का मतलब हो गया भाई कितना बढ़ गया, 10 से 20 का मतलब यहां पर कितना बढ़ गया, 20 में से 10 घटा दीजिए कितना हो गया, 10 की वृद्धि हुई। मतलब 1 लेबर बढ़ता है तो 10 का मार्जिनल उत्पादन मतलब 10 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। ऐसे आपने तीसरे स्टेज में एक और लेबर बढ़ाया तो यहां पर वृद्धि कितनी हुई, 20 से हो गई 40 की, मतलब 40 में से 20 घटाई तो देखिए 20 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो देखिए एक ही लेबर बढ़ा तो 10 बढ़ा, फिर एक और लेबर बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन जब आप 5वां लेबर ले आए तो यहाँ 40 से 50 हुआ। देखिए 40 से 50 हुआ, बढ़ा तो लेकिन उतनी तेजी से नहीं, ये वापस 10 हो गया। ऐसे ही जब आप यहाँ पर आप 5वें के बाद छठा लेबर लाएंगे तो ये जो है 40 से यहाँ पर 50 हो गया था। एक चलिए सामने सामने कर देता हूँ, हाँ ये हो गया। और फिर यहाँ जब छठा लेबर लाए तो आपका 50 से 55 बढ़ा, तो 50 से 55, 55 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 ही रह गया। इसी तरीके से जब आप 7वां लेबर लाए तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो मार्जिनल आपको कोई, आप लेबर तो लाए लेकिन आपके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्पादन बढ़ा नहीं। ऐसे फिर आप 8वां लेबर लाए तो अब आपका तो ये नेगेटिव चला गया, 50 में से 55 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ऐसे आप 9वां लेबर लाएंगे तो ये कितना हो गया, ये फिर से मान लेते हैं -5 हो गया, ठीक है। या इसको और कम कर दीजिए, इसको 40 में मान लेते हैं, कर देता हूं, तो ये -10 हो गया। इसका मतलब देखिए ध्यान से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंपनी के अंदर जो आपके परिवर्तनशील, जो आपके वेरिएबल फैक्टर हैं, है ना, उनको आप बदलते हैं, उनको आप बदलते हैं, तो एक समय तक तो क्या होता है,
आपका उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। एक समय तो क्या होता है, आपका उत्पादन बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर एक समय के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, गिरता है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका गिरता है, डिमिनिशिंग होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर हुआ इंक्रीज, ये हुआ डिक्रीज। और एक आपको तीसरी स्टेज मिल रही है जिसमें ये आपका प्रोडक्शन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मार्जिनल ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब आप लेबर बढ़ा रहे हैं तब भी कोई काम नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग से समझिए क्या है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, एक इतनी बड़ी जमीन थी, शुरुआत में 2 लेबर थे, यहाँ यहाँ काम कर रहे थे। 3 4 5 लेबर हो गए, मैंने सबको, एक को यहाँ कह दिया काम करो, एक को कह दिया यहाँ काम करो, एक यहाँ, एक बीच में काम कर रहा है। लेकिन जब लगातार आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो तो भाई इस जमीन पर काम करने की क्षमता भी तो कुछ है कि इसमें भाई 5 लेबर काम कर सकते हैं, 6 लेबर काम कर सकते हैं। जमीन बढ़ नहीं रही है, जमीन क्या है, फिक्स है, इसको हमने रखा है फिक्स, ये निश्चित है, ये फिक्स है। और आप लेबर लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो एक समय के बाद यहाँ पर मजदूर आएंगे तो केवल बैठ के जो है गपशप मारेंगे, कोई काम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगला सोचेगा वो कर लेगा, वो सोचेगा वो कर लेगा, वो सोचेगा वो कर लेगा, तो ये हाँ कोई काम ही नहीं करेगा। आपको याद हो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जब हम लोगों ने गरीबी पढ़ा था, तो गरीबी के अंदर हमने जब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार पढ़े थे, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, छुपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई बेरोजगारी में होता क्या है, काम होता है आपके पास 10 लोगों का, लेकिन आप जबरदस्ती 30 लोग एक्स्ट्रा लगा रखे हो काम में, तो जितने एक्स्ट्रा हैं वो सभी क्या है, छुपी बेरोजगारी का शिकार हैं। कृषि के क्षेत्र में ये चीजें ज्यादातर देखी जाती है कि काम करने के लिए उतनी ही जमीन है, लेकिन वहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन आपका एक्चुअल में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, एक्चुअल में जो आपकी यूटिलिटी है वो बढ़ नहीं रही है, आपको कोई फायदा वहां पर देखने को मिल नहीं रहा, आपको उत्पादन बढ़ नहीं रहा। कहने को तो यहाँ पर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा एक बार को कि यहाँ से चलो, जब तक बढ़ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट तब तक अच्छा है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर गिर भी रही है तो तब तक अच्छा है, लेकिन जब ये नेगेटिव चली जाए तो आपका आउटपुट ही गिरने लगता है। तो मतलब आप अधिकतम इस पॉइंट तक लेबर बढ़ा सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। इसको कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप सबसे अधिकतम पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक भी लेबर बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेजेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रिटर्न टू फैक्टर, एक तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। दूसरी स्टेज देखने को मिलेगी, रिटर्न टू फैक्टर आपको जो है गिरता हुआ देखने को मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। और तीसरा स्टेज आपको क्या है, ये नेगेटिव लेवल पर जाता हुआ देखने को मिलेगा, ये माइनस में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो 3 केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, दूसरा क्या होगा, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, और तीसरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या, असल में उत्पादन पहले बहुत तेजी से बढ़ता, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, तो बहुत तेजी से बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे गिरता है, मतलब जो तेजी थी वो धीरे धीरे गिरती है, डिमिनिशिंग हो जाता है, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब आपका गिरने लगता है। इसको बनाइए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टेबल दिखा के इस पर और कंसेप्ट बताता हूँ, फिर समझते हैं आगे। देखिए भाई, इतनी बातें सभी को क्लियर है, लिख लीजिए सभी लोग, देखिए समझ में आ रहा। देखिए फ्रेंड्स, क्विकली इतनी बातें सभी को क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ।
चलिए ग्राफ पर मैं अभी आऊँगा, पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। चलिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उस टेबल पे देखिएगा। मैंने आपको हालांकि वहाँ पर अपने हिसाब से एक टेबल बना के दिखा दी है, बट फिर भी यहाँ पर आप देखिएगा, यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी। ठीक है, चलिए इस पर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। यू विल गेट दैट पीडीएफ, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस आप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको समझिए। अगर आपको एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया, तो आप कोई भी पीडीएफ नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए देखिएगा, हमने पहले यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर एक ये टेबल बनी हुई आपको जो देखने को मिल रही है। इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है उसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है। टेबल में हमने क्या किया है, हमारे पास जमीन है, लैंड है, वो फिक्स है, जमीन की संख्या फिक्स है, जमीन की क्वांटिटी फिक्स है, और हम लेबर को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेबर को एक एक यूनिट हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लेबर बढ़ाने पर उत्पादन पर क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कितना होगा, आउटपुट मतलब कितना मिलेगा, और उसमें कितना हमें फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, मार्जिनल प्रोडक्ट वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए देखिएगा। पहला है हमारे पास लैंड। लैंड हमारी देखिए फिक्स है, लैंड हमने जो है क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है ना। यहाँ हमारे पास भाई एक मजदूर है, यहाँ पर देखिए एक लैंड है, एक 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 है। ठीक, मतलब जमीन हमारी फिक्स है। दूसरा हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर है। अब कितने यूनिट ऑफ लेबर है देखिए, पहले हमारे पास एक लेबर था, फिर दो लेबर हुआ, फिर तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ, छः हुआ, सात हुआ, आठ हुआ, ऐसे हमने लेबर की संख्या बढ़ा दी। ये हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम लिख देता हूँ टीपी। टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट, आपको आउटपुट कितना मिला। तो देखिए शुरुआत में हमारे पास एक लेबर था, मतलब जमीन तो फिक्स है हमारी, जमीन हमारी क्या है, ये फिक्स है, इसको तो मैं लिख देता हूँ ये फिक्स है हमारी। ठीक है, ये हमारे पास लेबर है। लेबर क्या, वेरिएबल है। पहले जब एक लेबर था तो उत्पादन होता था 2 का, जब 2 लेबर हो गए तो उत्पादन हुआ 5 का, 3 लेबर हो गए तो उत्पादन हुआ 9 का, 4 लेबर हुए उत्पादन हुआ 12 का, 5 हुए 14 का, 6 हुए 15 का, 7 हुआ 15 का, 8 हुआ 14 का। ठीक, ये तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट। याद करिए यूटिलिटी में हम लोग मार्जिन कैसे निकालते थे, पहला वाला तो सेम ही रहता था, एक लेबर है, 2 प्रोडक्ट है, तो चलिए 2 ही है। अब हमको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना कितना, जब दूसरा लेबर आया तो उत्पादन हो गया 5 का, तो कितना बढ़ा, 5 में से 2 घटा दिया। हमने क्या किया, 5 में से 2 घटा दिया, तो 5 में से 2 घटाया तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। ऐसे जब 2 से आपका 3 लेबर हुआ तो उत्पादन हो गया 9 का, और 9 में से 5 घटा दिया तो कितने का फायदा मिला, 4 का। तो यहां पर आप देखिए शुरुआत में कितना था, 2 था, फिर 3 था, फिर 4 हो गया। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखें तो जब हम चौथा लेबर ले आते हैं तो उत्पादन हमारा 12 होता है, प्रोडक्शन हमारा 12 होता है, और इस 12 में से 9 अगर घटा दें तो आपको कितना, 12 में से 9 घटाएंगे कितना मिलता है, 3 मिलता है। इसका मतलब यहां से यहां तक तो आपका उत्पादन जो है वो बढ़ा, लेकिन अब आपका यहां से घटना शुरू हो गया। ठीक, तो पहले हमारे केस में क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एम्प्लॉइंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्या हो रहा, बढ़ रहा। ठीक, अब जब दूसरा, इसके बाद जब हम लेबरों की संख्या बढ़ाते हैं, फिर से यहाँ पर 12 हो गया तो 12 में से 9 घटाया 3 हो गया, फिर यहाँ पर
12 में से आपने 9 घटा दिया, फिर 14 में से 12 घटाया तो फिर कितने बचे, 2 बचे, फिर 15 में से 14 घटाया 1 हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो हमारा जो है क्या हुआ है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा घटना शुरू हो गया। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ तक घट रहा है, यहाँ तक देखिए घट रहा है आपका उत्पादन। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एम्प्लॉइंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर। मतलब आपको जो ये डिमिनिशिंग है, ये रिड्यूसिंग जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो ये दिखाता है कि आपका उत्पादन जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे घटता जा रहा है, और वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप और लेबर की संख्या बढ़ा देंगे, उसके बाद और लेबरों की संख्या बढ़ाएंगे, तो 15 से ये हो गया 14, तो 14 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -1। तो लास्ट में ये इतना कम हो जाता है कि अगर आप मजदूर बढ़ाते हैं तो आपको नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर है ना। तो रिटर्न टू फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये रिटर्न टू फैक्टर क्या है, पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव होगा। तो आपको कितनी स्टेजेस देखने को मिलती, 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली स्टेज में क्या होगा, बढ़ेगा, दूसरी स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और तीसरी स्टेज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वही जो टेबल मैंने आपको बताई, वही टेबल यहाँ पर दी हुई है ना। अगर आपने और नहीं भी जो है वो टेबल लिखी थी, तो इस टेबल से आपका काम चलेगा। टेबल आपको याद नहीं करनी, टेबल इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस टेबल को आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपको शेड्यूल ये टेबल समझ में आ गई तो इस टेबल से आप ग्राफ फिर समझ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं समझ में आई तो भाई ग्राफ नहीं समझ में आने वाला, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेबल समझ में आ गई तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट तो शुरुआत में बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर नेगेटिव चला जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, शुरुआत में बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है, फिर नेगेटिव चला जाता है। ठीक, चलिए इसी चीज को हम एक एक करते हैं। पहले हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट को, किस पर, ग्राफ पर। हम टोटल प्रोडक्ट ग्राफ पर देखते हैं। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर है सभी को। ओके, चलिए हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट को ग्राफ पर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा टोटल प्रोडक्ट आप ग्राफ पर। देखिए टोटल प्रोडक्ट यहां पर ग्राफ पर क्या हो रहा है। देखिए क्या है, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, टीपी। टोटल प्रोडक्ट को हम किससे लिख रहे थे, टीपी। और ये हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर है। देखिए लेबर बढ़ रहा है, पहला लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां लेबर। ठीक, स्टेज 1 क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब आप लेबर लाते हो तो आपका बहुत तेजी से जो है वो उत्पादन बढ़ता है। तो शुरुआत में अगर स्टेज 1 देखो, अगर आप यहां से यहां तक, तो यहां पर यहां से यहां तक आपको देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। मतलब उत्पादन आपका इंक्रीजिंग आपको देखने को मिल रहा है ना। ये क्या है, बहुत तेजी से बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद आपको ये देखने को मिलता है, देखिए फिर आपका उत्पादन क्या है, इस पॉइंट तक देखिए। फिर आपका उत्पादन क्या है, पॉइंट बी तक, यहां तक देखिए, सेकेंड स्टेज। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है ना, या डिक्रीजिंग। इसको डिक्रीजिंग से अच्छा डिमिनिशिंग। फिर आपका क्या होता है, ये रिड्यूस होने लगता है। डिमिनिशिंग मतलब बढ़ता है धीरे धीरे, फिर ये क्या रखता है, रिड्यूस होने लगता है, रिड्यूस, है ना। यार डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, आपका उत्पादन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका फिर उत्पादन गिरेगा। तो टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा, टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। टोटल प्रोडक्ट स्टेज 1 में बढ़ता है, स्टेज 2 में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे एक तरह से गिरता है, फिर उसके बाद तेजी से आपका गिरना शुरू हो जाता है तीसरे स्टेज के अंदर। ठीक, अब इसी चीज को हम, ये हमारा था किसका ग्राफ, टोटल प्रोडक्ट का। ये हमारा किसका था, टोटल प्रोडक्ट का। ठीक,
अब हम लोग इसी ग्राफ को देखते हैं टोटल प्रोडक्ट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट का। अब यही ग्राफ देखिए आप मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया स्टेज 1 में क्या होता है, बढ़ता है, स्टेज 1 में बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद क्या होता है, वो गिरता है तेजी से, और गिरने के बाद जो बी पॉइंट है उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव चला आता है। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, ये देखिए यहाँ तक आया, फिर उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव चला गया। तो यूनिट ऑफ लेबर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो आपका एमपी है, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, देखिए शुरुआत में स्टेज 1 में बढ़ेगा, फिर घटेगा तेजी से, फिर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा तीसरे केस में। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए इन दोनों को एक साथ देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोनों चीजें एक साथ। ये एक्चुअल ग्राफ है, लेकिन मैंने आपको तोड़कर दिखाया ताकि आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक, ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट का। हमने दो पॉइंट निकाले थे ना, टोटल प्रोडक्ट निकाला था, उसी से निकाला था मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ, देखिए टोटल प्रोडक्ट जब आपका बढ़ा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ा मार्जिनल प्रोडक्ट फेज 1। उसके बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां से ये हल्का सा गिरना शुरू होगा। ये बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट आया, उसके बाद गिरेगा। यहां से ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके बाद गिरना शुरू होगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ये आप देखिए, ये आपका क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा गिरेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा गिर रहा, और उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर आने के बाद एमपी आपका मैक्सिमम होगा, और उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होगा, और उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये तो अगर आपने यूटिलिटी वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो हमने बताया था, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट आपका गिरता है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर जब आपको ये गिरता हुआ देखने को मिलता है, ये गिरता हुआ जब आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ देखिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर हमारे लेबर हैं। एक्स एक्सिस पर क्या है, लेबर। एक्स एक्सिस पर क्या है, लेबर। एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, लेबर। देखिए भाई सभी के दिमाग में बात ये बैठ रही कि नहीं, देखिए एनालाइज करें इसको। आई वॉन्ट कमेंट फ्रॉम एवरीवन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट सभी को क्लियर है। तो तीन स्टेजेस आपको वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के केस में देखने को मिलेंगी। सो लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोडक्शन है उसमें कितनी स्टेजेस होती है, तीन स्टेजेस होती हैं। शुरुआत की स्टेज में कंडीशन क्या आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, जो फिक्स फैक्टर है उसको फिक्स रखेंगे, केवल एक फैक्टर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर केवल हमने एक फैक्टर चेंज किया, किसको, हमने लेबर को चेंज किया। और आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फर्स्ट केस में क्या होता है, स्टेज 1 क्या होती है, स्टेज 2 क्या होती है, स्टेज 3 क्या होती है। स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है कि घटता है, स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है कि घटता है, स्टेज 3 में क्या होता है ना? आपने तो इतने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो ग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। पूछा जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कब जो है मैक्सिमम होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम कब होगा, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, जब टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा होगा, तो वो पॉइंट जहां से टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा। आपसे पूछा गया टोटल प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो होगा तब टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन,
ये क्या बताता है कि अगर आप लेबर अपने बढ़ाते जाते हैं, एक फैक्टर को अगर बढ़ाते जाते हैं जो वेरिएबल फैक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि आपका उत्पादन हमेशा बढ़ता रहेगा। सोचिए कंपनियों के लिए कितने काम की चीज़ है। ऐसा नहीं कि कंपनी के दिमाग में आए बस मजदूर बढ़ाते रहो, मजदूर बढ़ाते रहो, वहां पर काम बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि आप हर समय लेबर बढ़ाते रहेंगे, मजदूर बढ़ाते रहेंगे और आपका काम बढ़ता रहेगा, उत्पादन बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद चीज़ें बढ़ना क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। जब हमने इस लॉ को बनाया है, इस लॉ को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने कई सारे एजम्पशंस माने हैं, कई सारे हम चीज़ों को मानकर जो है इस ग्राफ को हमने बनाया है। क्या चीज़ों को माना है? क्या माना है हमने कि जो हम लेबर जो बढ़ा रहे हैं, वो लेबर सारे के सारे सेम स्किल के हैं, सेम जो है पोटेंशियल के, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कार्य क्षमता है, सबकी जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि कोई जो है लेबर वो ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा नॉलेज वाला, ज़्यादा टैलेंट वाला, ऐसा नहीं है। सभी के सभी की नॉलेज, जो सभी के सभी लेबर्स हैं उनकी नॉलेज, जो इसकी स्किल है, वो सबकी बराबर है। उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है ना। वो आपकी क्या देखने को मिले, बिल्कुल बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आपके जो लेबर और वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर जो लेबर वर्कर्स हैं वो आपके बेहतरीन तरीके से आपको काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, सब कुछ जो है क्या है, बेहतरीन तरीके से है, ओके तरीके से है। और यहाँ पर जो आपके लेबर वर्कर्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, है ना, कि सबका टाइम, वर्क एफिशिएंसी सब कुछ बराबर है, टेक्नोलॉजी बराबर है, आर्थिक स्थिति बराबर है, इकोनॉमिकल कंडीशन बराबर है, अर्थव्यवस्था में सब कुछ सेम चल रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सेम चल रहा है ना, कीमतें सेम है, मांग बराबर है, डिमांड, सब कुछ, मतलब सारे फैक्टर कांस्टेंट। पर जिसको हम चेंज करें बस उस पर बात करते हैं, हम उसको फोकस करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, कोई ग्राफ को हम बना पाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें आप सभी लोगों के दिमाग में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक, चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो वही बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो परिवर्ती या परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर का नियम क्या कहलाता है? इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें प्रतिफलन की अवस्था बढ़ती है। प्रथम अवस्था या बढ़ते हुए प्रतिफलन की अवस्था, मतलब जो आउटपुट आपका बढ़ता है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो फर्स्ट स्टेज होती है, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। उत्पादन हमारा जो कारक है उससे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो सेकेंड स्टेज देखने को मिलती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसको हम कहते हैं द्वितीय अवस्था या घटते प्रतिफलन की अवस्था। और तीसरा हमें देखने को मिलता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, उत्पादन तथा लागत हमको नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सारा का सारा काम चूंकि हम शॉर्ट टर्म पर कर रहे हैं, हम वेरिएबल फैक्टर्स को जोड़ रहे हैं, तो ये सारा काम क्या है, अल्पकाल पर है, शॉर्ट टर्म पर है ना। ये जो सारी चीजें हम मानकर चल रहे हैं, ये किस पर मानकर चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म पर। ये सारा काम हम किस पर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पर, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मैंने आपको मतलब बताया कि शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को बदलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको, ये पहला लॉ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला लॉ आपको क्लियर है। तो मैंने एक और लॉ के लिए टेबल बना रखी, वो हम लॉ कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, है ना। लॉ ऑफ, हमने अभी वेरिएबल प्रोडक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको सारी बातें। ठीक है, हमने शुरुआत में देखा हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हम शॉर्ट रन पर एक फैक्टर को फिक्स करके बाकी फैक्टर को बदलते हैं, तो हमें उत्पादन में वहां पर वृद्धि देखने को मिलती है। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, शुरुआत में बढ़ेगा, बट आफ्टर दैट सिचुएशन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम जीरो और नेगेटिव, वो एक समय के बाद। तो एक मजदूर था, दो मजदूर बढ़ाया, तीन मजदूर बढ़ाया, काम बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद मजदूर बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, फिर इसी से जुड़ा हमने एक फिगर देखा, टोटल प्रोडक्ट के केस में टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, घटता है, गिर जाता है।
मार्जिनल यूटिलिटी देखा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है फिर घटता है फिर नेगेटिव में आ जाता है, और सबसे बढ़िया ग्राफ ये दोनों को साथ में देखा। ठीक, साथ वाला फिर से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे। जब मार्जिनल प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम, तब आपका टोटल प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलता है। इसके बाद जो है टोटल प्रोडक्ट आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा, आप सेकंड स्टेज में एंटर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो टोटल प्रोडक्ट आपका रिडक्शन की तरफ या डिमिनिशिंग की तरफ जो है बढ़ेगा, अदरवाइज इससे पहले ये बढ़ रहा था। ठीक, जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका, जब टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। एमपी यहाँ पर देखिए जीरो है ना। और उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट आपका गिरेगा तो ये क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है इधर मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारे पास इधर टोटल प्रोडक्ट। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा सेशन में, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप तो माइक्रो इकोनॉमी फिर माइक्रो ही हो जाएगी, इतनी छोटी गायब हो जाएगी। बट अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, है ना, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते रहिए, तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट वन, जो मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल के सेशन में मिलेंगे तो और पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।